गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर लाइव नाउ टुडे। हमने जैसे संविधान में क्या पढ़ लिया था, हमने प्रस्तावना पढ़ ली थी, मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम क्या पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना कुछ भी समझने की। आपको ध्यान से बस मेरी बात को सुनना है और अच्छे से पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ने जा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनदेखा नहीं करेगा। ये किस भाग में दिए गए, भाग 4 में दिए गए हैं। और ये कहाँ के संविधान से लिए गए, किस देश से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। किस संविधान से प्रेरित हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और किस अनुच्छेद में है, 36 से 51 में है। आयरलैंड भी ने कहाँ से लिया था, स्पेनिश से लिया था। आयरलैंड ने भी स्पेनिश से लिया था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और ये क्यों आए थे, इसका उद्देश्य क्या था, इस बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो हमने पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस भाग में है, भाग 4 में है। इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 36 से 51 में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था कि हमारी संविधान सभा जब विचार कर रही थी, इसका उद्देश्य क्या था, इस बारे में भी उन्होंने विचार किया। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति के जीवन स्तर को उच्च बनाना, निम्न सुविधा वाले व्यक्ति को सारी सुविधा देना, सबको समान समझना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की ही कारण हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेकर आए, क्योंकि राज्य मनमानी ना करे, इसलिए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेकर आए हैं। और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सारे सब कोई समान है, कानून सबके लिए समान होता है। ठीक है। और डीपीएसपी का हनन हो रहा हो, तो हमने आपको बताया था डीपीएसपी का जब हनन होता है, यानी नीति निर्देशक तत्व का, तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और ये वादयोग्य नहीं होते, इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो डीपीएसपी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक प्रकृति है। राज्य अपनी तरीके से कानून बना सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनदेखा नहीं करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम कौन कौन से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय यानी समाज को व्यक्तिगत कमियों को दूर करना। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का मतलब था कि समाज की व्यक्तिगत कमियों को दूर करना था। और कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। तो कानून बनाते समय क्या डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए, कोई भी कानून ऐसा ना हो जो डीपीएसपी के तत्व से अलग हो। इसलिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, आपसे कोई पूछे उद्देश्य क्या है, क्योंकि पेपर में उद्देश्य भी आता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब क्या है कि व्यक्ति के जीवन स्तर को, व्यक्ति के जीवन स्तर को क्या करना है, निम्न सुविधा वाले व्यक्ति को सारी सुविधा देना और व्यक्ति के जीवन स्तर को उच्च बनाना है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाएगा। तो डीपीएसपी क्यों आए थे, आपको ये पता होनी चाहिए। डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए डीपीएसपी हमारे संविधान में लाए। भाग 4 के तहत आए थे, 36 से 51 के तहत आए थे आपके। और राजनीतिक विशेषज्ञों ने बहुत ही ध्यान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक एक पॉइंट को जोड़ा है। आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों आए थे, इसका उद्देश्य क्या था, और इस किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, किस देश से लिए गए, क्यों लिए गए, और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी प्रवर्तनीय है क्या। तो डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। आप अपने हक के लिए, आप राज्य यदि कोई बनाता है, कानून बनाता है, तो आप उसके
लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये वादयोग नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वो वादयोग होते हैं, वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, डीपीएसपी को अब देखिए कुछ हमारे विशेषज्ञों ने, राजनीतिक विशेषज्ञों ने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट दिए, तो उन स्टेटमेंट को हमको ध्यान से पढ़ना है। डीपीएसपी को अनोखी विशेषता किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, किसने दिए थे? डीपीएसपी को अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी। और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया। कितनी तरह से? 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? एक था आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ ही यही होता है कि आर्थिक और सामाजिक वर्ग के, हर निम्न वर्ग के स्तर को हमको उच्च रखना है, सभी के लिए कानून समान रखना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत जोड़ा गया, फिर गांधीवादी सिद्धांत को जोड़ा गया और फिर उदारवादी सिद्धांत को जोड़ा गया। तो इतने हम तीनों को हमने अच्छे से जोड़ लिया। ठीक है, तो आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43A। ये आते हैं आपके सारे, क्या आर्टिकल आते हैं? ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत। इतना आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। फिर गांधीवादी सिद्धांत हो गए, तो गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40, 43, क्लॉज बी, 46, 47, 48 सारे क्लॉज आते हैं, सारे आर्टिकल आते हैं। तो ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांत, यानी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। ठीक है, फिर उदारवादी सिद्धांत है। उदारवादी सिद्धांत में आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्लॉज ए एंड 50 और 51। क्लॉज ए का मतलब आप जानते हैं क्लॉज क्यों लगाया गया? क्योंकि बाद में संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है। जब भी संविधान में कोई संविधान संशोधन करते हैं, तो जब हम कोई नए आर्टिकल के माध्यम से जोड़ते हैं तो उसमें हम क्लॉज, सब क्लॉज लगा देते हैं। इसलिए 48 अनुच्छेद तो हमारा है ही, लेकिन 48 क्यों आया, ये भी सब क्लॉज के तहत जोड़ा गया था। तो इसको भी हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक बार रिकवर कर देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या पढ़ा? राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनदेखा नहीं किया जाएगा। ये किस भाग में लिए गए हैं? भाग 4 से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 36 से 51 से है। आयरलैंड में ने कहाँ से लिए से, किस देश से लिए? तो आयरलैंड में स्पेनिश से सिद्धांत लिया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हमारे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अर्थ क्या था? कि निम्न सुविधा वाले व्यक्ति को भी उच्च सुविधा प्रदान करना है, व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ावा देना, व्यक्ति के जीवन स्तर, उसके सम्मान का, उसके हर आर्थिक एवं आर्थिक समस्याओं को दूर करना। राज्य सभी के लिए प्रॉपर कानून बनाएगा, अच्छे से उसके हर बात का, जैसे कुछ गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल हो गए या गवर्नमेंट आपके हॉस्पिटल हो गए, तो सभी को समान सुविधा मिलती है, कोई वंचित ना रहे, इसलिए राज्य विशेष ध्यान देगा। इसका उद्देश्य था हमारे संविधान में लाने का ही, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम क्यों लाए थे। ठीक है, फिर सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाज में व्यक्तिगत कमियों को दूर करना था, इसलिए हम लाए थे। कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाता है। डीपीएसपी से बाहर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम अपने संविधान के दायरे में रहकर ही कानून को बनाते हैं। ठीक है, डीपीएसपी फिर स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट डीपीएसपी को अनोखी विशेषता किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेवलिन ऑस्टिन जी ने कहा था। बैंक अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान करे, ये किसने स्टेटमेंट दिया था? ये केटी शाह जी ने दिया था। तो डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। कितने तरह से? 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? एक आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। हमने आपको ये अच्छे से पढ़ा दिया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। आपको पूरा बेस उसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा, वाद योग है या नहीं है ये भी आपको अच्छे से हमने समझा दिया। इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं नहीं जा सकते ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा में हमने आपको बताया कि राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल, ये राज्य की विधानसभा सब कुछ आता है। भारत का संसद भी आता है, नहीं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा भी आते हैं और सारे संस्थान भी आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं, आपके सारे संस्थान आते हैं, LIC, बीमा, जीवन निगम सब कुछ आएगा। लेकिन आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 के आर्टिकल, आपने भाग 3 पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई। तो भाग 3 के आर्टिकल अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो जो राज्य की परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दी गई है वही राज्य की परिभाषा आपके भाग 3 में दी गई है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। भाग 3 के आर्टिकल अनुच्छेद 12 में दी गई है। फिर आर्टिकल 37 की बात करते तो DPSP के कार्यों के बारे में सुप्रीम कोर्ट DPSP के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। आर्टिकल 37 DPSP के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। ये वाद योग नहीं है। उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उल्लंघन पर हम कहाँ नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है, राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। राज्य के साथ राज्य सामाजिक न्याय करे, आर्थिक न्याय करे, राजनीतिक न्याय करे। अच्छा ये बताइए, हमने आपको जब प्रस्तावना पढ़ाई थी उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय बताए थे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हम पढ़ते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में भी यहाँ बात होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों को असमानता में कमी करे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है कि DPSP के कार्यों के बारे में बताया। और आर्टिकल 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो, आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों को असमानता में कमी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 39 क्या कहता है, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान जीविका उपलब्ध कराई जाएगी। किसी के साथ इसलिए नहीं कि हम उसको नहीं रखेंगे उसको नहीं रखें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके लिए, राज्य के लिए हर व्यक्ति समान होगा। तो आर्टिकल 39 कहता है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री को जितना वेतन मिलेगा पुरुष को भी उतना वेतन दिया जाएगा। तो आर्टिकल 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन है। फिर 39A सब क्लॉज जोड़ा गया। सब क्लॉज जोड़ने की जरूरत क्या पड़ती है, समान निःशुल्क विधिक सहायता, नहीं सबके साथ क्या है, समान व्यवहार किया जाएगा। और ये क्यों जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। जब सब क्लॉज जोड़ा जाता है तो उसमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया। और क्या था, समान निःशुल्क विधिक सहायता, समान निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर के बीच में विवाद हो जाता है। गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर जी के बीच में जब विवाद होता है तो गांधी जी का कहना था कि गांवों का भी विकास हो, गांव में पंचायत बनाई जाए, गांव के लिए कानून बनाए जाएं और ताकि गांव में लोगों की बात को सुना जाए, इसलिए आर्टिकल 40 लाया गया और ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। और हमारे कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत है, कुछ राज्यों में नहीं है। तो किन राज्यों में नहीं, ये आपको सर्च करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, हम आपको कल समझा देंगे यदि आपको नहीं पता है। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में ग्राम पंचायतें नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। फिर आर्टिकल 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी
और विकलांगता के मामले में कार्य करना, शिक्षा पाना और सार्वजनिक सहायता पाने की, यानी बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है। बुढ़ापे में भी सरकार ने विधवा पेंशन बुढ़ापा पेंशन बना रखी है। बीमारी में आप अस्पताल जाते हो तो सबके लिए आयुष्मान कार्ड भी बना रखा है। और विकलांगता के मामलों में कार्य करना, शिक्षा पाना और सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का अधिकार भी हमारी सरकार देती है। इसलिए आर्टिकल 41 तक हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े, किस भाग में है, कहाँ से लिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में, इसका उद्देश्य क्या था, कौन आर्थिक और सामाजिक हैं, ये प्रवर्तनीय हैं या नहीं है, इनका उद्देश्य क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों के मन में ये क्यों आया, ये विचार क्यों आया, और ग्राम पंचायतों का गठन क्यों किया गया था, गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर जी के बीच में विवाद क्यों आया, किस आर्टिकल के तहत, और समान निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमने आपको इतने अच्छे से समझा दिया। कुछ स्टेटमेंट भी हमारे दिए गए। तो डीपीएसपी क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, अपवाद योग्य नहीं है। आप इसके लिए राज्य पर कोई भी कानून नहीं लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप अपनी बात के लिए, जैसे मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको इतना अच्छे से ध्यान से समझ में आ गया होगा। अब हम कल इसके आगे पढ़ेंगे, और इसलिए आप प्लीज़ डेली आप क्लास को प्रॉपर क्लास लीजिए और डेली अपने चैनल पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली क्लास मिलेगी। डीपीएसपी को इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा, और हिंदी की क्लास आपको मिल गई होगी, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करके आना है आपको क्लास में। थैंक यू।